आता हूँ बच्चों। पिछली वाली क्लास में हमने बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत का जो सिलेबस है वो डाला था। आज हम उसके पेपर में चलने वाली जो किताब स्वप्न वासवदत्तम है उसके राइटर जो महाकवि भास हैं उनका आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, भास ए स्टडी ऑफ भास, इसके आधार पे हम आज महाकवि भास का परिचय करवाने जा रहे हैं। देखिए, महाकवि भास संस्कृत साहित्य में एक जाज्वल्यमान मणि के समान है। उनकी कीर्ति कौमुदी प्राची से लेकर प्रतीचि तक, सुदूर उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई थी। देखिए, जब नाट्यशास्त्र अपनी दिशा तय नहीं कर पाया था, ऐसे समय में महाकवि भास ने 13 रूपकों की रचना कर डाली। अब देखिए, इतना महान नाटककार हुआ, लेकिन बीच में उनका जो साहित्य है, जो उनकी कृतियां हैं, वो प्रकाश में आने से पूर्व ही लुप्तप्राय हो गई। तो इनका पता कब चला? जब परवर्ती जो नाटककार हुए उन्होंने महाकवि भास के बारे में लिखा, तब जाके ये पता चला कि इतना महान नाटककार भी कोई हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब हम नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो सबसे पहले महाकवि आचार्य भरत मुनि का नाम लिया जाता है। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता रहे और उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि नाटक को 5वां वेद होने का गौरव प्राप्त आचार्य भरत ने करवाया। इसके बाद प्रसिद्ध नाटककार महाकवि कालिदास आते हैं। तो महाकवि कालिदास ने नाटक को भिन्न भिन्न रुचिजनों का एकत्र समाराधन कहा, यानी अलग अलग रुचि वाले जो लोग होते हैं वो उनका एक जगह मनोरंजन नाटक के माध्यम से किया जा सकता है। अब देखिए, इतना महान नाटककार हुआ और उनकी जो कृतियां हैं वो प्रकाश में आने से पहले ही लुप्त हो गई। तो अब परवर्ती लेखकों ने जब उनके बारे में लिखा, तब जाके पता चला कि ये इतना महान नाटककार था। अब देखिए, महाकवि भास के बारे में सबसे पहले महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में ये लिखा है कि उनकी जो कृति मालविकाग्निमित्रम है उसमें लिखा है उन्होंने, प्रथित यस्साम भास सौमिल कवि पुत्रादि नाम, यानी भास और सौमिल नाम के प्रसिद्ध नाटककार हुए। तो क्योंकि महाकवि कालिदास भास के बाद के थे, तो उन्होंने महाकवि भास के बारे में लिखा है। इसी तरह से देखिए, वाग्भटी राज जो प्राकृत भाषा का ग्रंथ जो गौड़वय है, उसमें भास को जलन मित्य कहा है उन्होंने। जलन मित्य का मतलब होता है अग्नि का मित्र। तो देखिए, राजशेखर जो कि काव्य मीमांसा के रचयिता हैं, उन्होंने भास के बारे में लिखा है कि भास का जो स्वप्न वासवदत्तम है उसकी अग्नि परीक्षा की बात उन्होंने की है। इसके बाद प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव ने महाकवि भास के बारे में लिखा है, भासो हासे कवि कुलगुरु कालिदास है, यानी भास जब हंसते थे तो वो कविता बन जाती थी और कवियों का जो कुलगुरु है वो महाकवि कालिदास है। तो ये प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव ने भास के बारे में कहा। इसी तरह आचार्य दंडी ने अवंती सुंदरी में भास के नाट्य गुणों का वर्णन किया है। इसके अलावा अलंकार शास्त्री भावे ने प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में भास के कृत्रिम हाथी की वहाँ पर चर्चा की है, आलोचना की है। और नाट्य दर्पण के लेखक रामचंद्र गुणचंद
और भाव प्रकाशन के लेखक शारदा तने ने भी भास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इतने नाटककार बाद के हुए और उन्होंने महाकवि भास के बारे में इतना कुछ लिखा, तब ये शोध का विषय हो गया कि इतना महान नाटककार हुआ और उनकी कृतियाँ अब नहीं हैं। तो देखिए, जब ये सब कुछ हो गया और उनकी रचनाएं लुप्त प्राय हो गई, तो उसके बाद में आगे चल कर के जब इन पे रिसर्च हुआ, खोज हुई, तो 1909 में एक अविस्मयकारिणी घटना घटित होती है। और उसमें देखिए, वहाँ पर आचार्य जो हुए उन्होंने उनके बारे में काफ़ी खोजबीन की, और पंडित तरु गणपति शास्त्री थे जिन्होंने देखिए कुमारी अंतरिक्ष से 20 मील दूर पद्मनाभपुरम नाम की एक जगह है, उसके बगल में एक मठ है, मनल्लिकार मठ। तो उस मठ से मलयालम भाषा में लिखे हुए ताड़ के वृक्षों में मलयालम भाषा में लिखी हुई कुछ हस्तलिखियाँ प्राप्त की। इसके बाद आगे खोजबीन करने पर एक ज्योतिषी के यहाँ से प्रतिमा और अभिषेक की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई। और उसके बाद में देखिए, इन्होंने त्रिवेंद्रम से अनंत शयन ग्रंथमाला नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें इनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया। और आगे चल करके 1941 में राजवेद कालिदास शास्त्री काठियावाड़ प्रांत के गोंडल नामक जगह पर एक राजवेद कालिदास शास्त्री ने भी एक भास के बारे में एक रचना निकाली और उसमें उनकी कृतियों को भास की माना, लेकिन उनकी जो भाषा शैली थी वो भास के नाटकों से मेल नहीं खाती थी। तो ये उसमें एक दिक्कत थी बड़ी। अब देखिए, जब से ये हुआ कि भास प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, तो 13 कृतियाँ उनकी थी। प्रतिमा, अभिषेक, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, अभिमारक, बालचरित्र, स्वप्न वासवदत्तम, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, बालचरित्र। तो ये 13 रूपक उनके थे जो महाकवि भास के द्वारा लिखे गए। अब देखिए, जब इतना कुछ हो गया, अनंत ग्रंथ शयनमाला में उनके नाटकों का संकलन हो गया, तो विद्वानों में ये विवाद का विषय हो गया। कुछ लोग तो ये मानते थे कि महाकवि भास की ये रचनाएं हैं, और दूसरा जो विरोधी दल था वो ये मानता था कि ये सारी की सारी रचनाएं भास की नहीं हैं। तो जो लोग ये मानते थे, जैसे डॉक्टर कीथ, डॉक्टर एडी पुसालकर और विंटरनिट्स, ये लोग ये मानते हैं कि ये डॉक्टर कीथ, डॉक्टर अय्यर और डॉक्टर एडी पुसालकर, ये विद्वानों का जो समूह है, ये मानता है कि ये सारी सारी रचनाएं, ये 13 रूपक महाकवि भास के हैं। लेकिन इनके विपरीत विंटरनिट्स और डॉक्टर कुनहन राजा ये मानते हैं कि ये रचनाएं भास की नहीं थी। तो ये विवाद का विषय हो गया। अब आगे चल करके जो समूह ये मानता था कि ये सारी रचनाएं भास की हैं, तो उन्होंने उसके पक्ष में तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने ये दिया कि भास के जो नाटक हैं उनको पढ़ने के बाद में ये मालूम पड़ता है कि भास जब नाटक को लिखते हैं तो सबसे पहले वो इस नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार का प्रयोग करते हैं, यानी नांदी पाठ होता है और उसके बाद में सूत्रधार प्रवेश करता है। लेकिन और जो नाटककार हैं वो नांदी पाठ के माध्यम से नाटक की शुरुआत करवाते हैं, जबकि भास की ये अलग हटके विशेषता है कि नांदी पाठ करते हैं और उसके बाद सूत्रधार का उसमें प्रवेश है और उसके माध्यम से नाटक की शुरुआत है। तो ये एक तर्क उन्होंने दिया। तो इसके आधार पर, क्योंकि सभी रूपों में नांदी पाठ होता है उसके बाद सूत्रधार आता है, तो इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि ये 13 की 13 रचनाएं भास की हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरा तर्क ये दिया कि नाटक की
शुरुआत होती है तो प्रस्तावना के स्थान पर महाकवि भास स्थापना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दूसरा तर्क था। और देखिए, और जो नाटककार हैं वो लोग स्थापना में नाटककार और नाटक इनका उल्लेख करते हैं, लेकिन महाकवि भास ने केवल नाटक का उल्लेख किया, नाटककार का उल्लेख वहाँ पर नहीं किया। तो ये एक अलग हटके एक विशेषता थी। इसके अलावा देखिए, महाकवि भास के नाटकों में जब वो नाटक का अंत करते हैं तो वो भरत वाक्य के साथ में नाटक का अंत करते हैं, और ये सभी नाटकों में उनके नाटकों में ये चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, और जो नाटककार हुए उन्होंने पाणिनीय व्याकरण का प्रयोग कठोरतापूर्वक किया है, लेकिन महाकवि भास की ये खास करके विशेषता रही, उन्होंने अपाणनीय शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वो अपने आप में इतने सक्षम नाटककार थे कि वो खुद शब्द रचना करते थे। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि इनके नाटकों में 13 रूपों में अपाणनीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आचार्य भरत ने जो नियम बनाए नाटक के, उन नियमों के से हट करके, जैसे युद्ध है, मृत्यु है और मारकाट का कोई दृश्य है, तो ये नाटक में जब रंगमंच पर उनका मंचन किया जाता है तो ये नाटक में नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन महाकवि भास ने ये चीज़ भी दिखाई। तो ये एक अलग विशेषता थी महाकवि भास की। इसके अलावा उनके नाटकों में देखिए कुछ पात्र हैं, जैसे कंचुकी है, प्रतिहारी है, ये कई नाटकों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये भी एक आधार बनता है कि ये रचनाएं भास की हैं। इसके अलावा महाकवि भास के नाटकों की जो भाषा शैली है, वो भाषा शैली अलग से, देखिए उनके 13 रूपों में ये अलग भाषा शैली देखने को मिलती है, और इन रूपों में समान देश काल और परिस्थिति का वर्णन किया गया है। तो इस आधार पर ये जो विद्वानों का ग्रुप है, जो समूह है, जो ये मानता है कि ये रचनाएं भास की हैं, तो इन तथ्यों के आधार पर वो सिद्ध करते हैं कि ये 13 के 13 रूपक महाकवि भास के हैं। तो डॉक्टर एडी पुसालकर इस चीज़ को ए स्टडी ऑफ भास में इसका उल्लेख करते हैं। तो ये एक भास के बारे में ये परिचय है। अब देखिए, भास का जब जीवन परिचय हम करते हैं तो महाकवि भास के बारे में 3 किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। पहली किंवदंती ये है कि महाकवि भास जाति से धोबी थे और उनका नाम धावक था, और धावक कवि श्रीहर्ष का समकालीन माना जाता है, और श्रीहर्ष का समय 9वीं शताब्दी के आसपास है, जबकि महाकवि भास कालिदास से पहले हुई। तो ये जो पहली किंवदंती है, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखता, यानी ये बहुत ज़्यादा सत्य के नज़दीक नहीं ठहरती है। दूसरी किंवदंती उनके बारे में ये प्रचलित है कि ये जाति से तो धोबी थे, लेकिन इनका नाम घटकर पर था, और घटकर पर कवि विक्रमादित्य के समकालीन थे, और विक्रमादित्य का समय और कालिदास का समय लगभग समान सा है, जबकि महाकवि भास कालिदास से पहले हुई। तो इस आधार पर इस किंवदंती को भी सत्य नहीं माना जा सकता। तीसरी किंवदंती उनके बारे में ये प्रचलित है कि एक बार प्रतिष्ठा को लेकर के भास और व्यास, इन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस कदर हुआ कि विद्वानों के बीच में इनका झगड़ा पहुंचा। तो उन्होंने ये माना कि भाई विद्वता में दोनों ही कम नहीं है, लेकिन अब इसका निर्णय कैसे हो कि कौन उत्तम कोटि का विद्वान है। तो दोनों विद्वानों ने ये तय किया कि इनके दोनों के ग्रंथों को ही आग में जला करके नष्ट कर दिया जाए, तो ये इनकी जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, दोनों के ग्रंथ अग्नि में डाले गए, लेकिन महाकवि भास
का जो स्वप्न वासवदत्तम है वो अग्नि में नहीं जला, भास के ग्रंथ अग्नि में नहीं जले। तो इस आधार पर भास को उत्तम कोटि का विद्वान माना गया। ये एक किंवदंती है जिसको सत्य माना जा सकता है, क्योंकि भास की जो विद्वता की लड़ाई है वो व्यास से ही न्यायोचित ठहरती है। उनकी जो कालिदास से करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कालिदास से पूर्व में महाकवि भास हुए। अब देखिए, ये इनके बारे में, इनका जीवन परिचय के बारे में हम ये सब किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा जब इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले महाकवि भास ने इनकी अविमारक जो रचना है उसमें ये लिखा है कि जो कुलीन होते हैं वो स्वरूप होते हैं और अकुलीन कुरूप होते हैं। तो इस पंक्ति के आधार पर ये माना जा सकता है कि कुलीन का मतलब उस समय ब्राह्मण से था, तो ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति इनका झुकाव लगता है। इसके अलावा देखिए, जब हम इनके राज्याश्रय की बात करते हैं तो क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं तो उसमें अंतःपुर का वर्णन है, राजप्रसादों का वर्णन है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ये किसी राजा के राज्याश्रित कवि रहे होंगे, लेखक रहे होंगे। तो एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अंतःपुर राजप्रसाद के बहुत नज़दीक रहा हो वो ही उनके बारे में बारीकी से वर्णन कर सकता है। अब देखिए, तीसरी बात ये निकल के आती है, क्योंकि इनको वैष्णव संप्रदाय का माना जा सकता है कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, जैसे दूत वाक्य है, दूत घटोत्कच है, और बालचरित है, और अविमारक है, उरुभंग है, ये रामायण और महाभारत से इनकी जो वस्तु है उसको रामायण महाभारत से लिया गया है। तो इस आधार पर उनको वैष्णव संप्रदाय का माना जा सकता है। अब देखिए, इनका जो मूल स्थान है, कहाँ के रहने वाले रहे होंगे, तो ये इस आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में उत्तर भारत के नगर जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या, इनका वर्णन किया है, वहाँ के पहाड़ों का वर्णन किया है, वहाँ की नदियों का वर्णन किया है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि महाकवि भास उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। अब देखिए, अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जब इनकी सारी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ये हम मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, राजनीति, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य की जो विधाएं, उन सारी विधाओं का इनको भरपूर ज्ञान था, क्योंकि सारी विधाएं इनकी रचनाओं में झलकती हैं साहित्य की। तो इस आधार पर इनको एक उत्तम कोटि का, भले ही वो उत्तर भारत के रहे हों, वो ब्राह्मण रहे हों या वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले रहे हों, लेकिन ये माना जा सकता है कि वो उत्तम कोटि के विद्वान थे। अब ये भास के जीवन परिचय से संबंधित जानकारी थी। अब उनका समय हम मालूम करते हैं। तो देखिए, वैसे ईसापुर द्वितीय शताब्दी से लेकर के ईसापुर तृतीय शताब्दी से लेकर के ईसा की 9वीं शताब्दी तक इनका समय विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब उनकी किंवदंतियों की बात हुई थी तो उन किंवदंतियों में महाकवि भास के बारे में देखिए ये कहा गया था कि वो विक्रमादित्य के समकालीन भी नहीं थे। अब देखिए, महाकवि भास के बारे में कालिदास ने लिखा है और अश्वघोष ने उनके बारे में नहीं लिखा है। अश्वघोष उनसे पहले हुए। बुद्धचरित और सौंदरानंद महाकाव्य के रचयिता महाकवि अश्वघोष हैं, वो पूर्व में हैं। उन्होंने भास के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है।
लेकिन कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में भास के बारे में लिखा है। और महाकवि कालिदास को हम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं, या ईसा की उन चतुर्थ शताब्दी का भी उनका मत है। तो देखिए, भास कालिदास से पहले हुए तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से तो महाकवि भास पहले ही हुए। ये उनके समय के बारे में एक निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने महाकवि भास का एक सामान्य परिचय करवाया। अब अगली क्लास में हम जो स्वप्न वासवदत्तम है उसकी कथा वस्तु से आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।